हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरे साथ है आस्था एंड आई एम मंदार। एंड वी वेलकम यू टू वंडरफुल वेडनेसडे सीरीज। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक 10-day वीडियो सीरीज है जिसमें हम 10 रैंडम स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं। जिस किसी ने हमारा पहला स्टॉक एनालिसिस मिस किया है IEX का, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू वॉच दैट वीडियो। दिस इज एपिसोड 2 एंड इसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक इन्फो एज की। एंड ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है एंड 52 वीक लो के आसपास क्यों ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे एंड आपको हमारा पैरामीटर तो पता ही है। यू विल हैव द एक्सेस टू आवर फ्री स्टॉकोमीटर प्लस, जिसमें आपको मिलेंगी डिटेल्ड एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रेटिंग से। मंदार, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक काफी अच्छा है। 4 ग्रीन स्टार, 1 येलो स्टार, मतलब कि कंपनी काफी अच्छा अपने लिए एक मोट और यूएसपी प्रोवाइड करके चल रही है। करेक्ट। इसकी रेटिंग को तो हम बाद में समझेंगे, पहले आप मेरे को ये बताओ कि इसका जो ये टेबल है इससे हम क्या इंफर करते हैं। मार्केट कैप अच्छी है लेकिन मेरी नजर जा रही है स्टॉक के पीई पे। करेक्ट। एंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, उनको ये सवाल आएगा कि वैल्यूएशन का स्टार येलो है, ग्रीन क्यों नहीं है जब पी रेशियो इतना लो है। एग्जैक्टली। तो पी रेशियो की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से हमें जो मेन डिटेल्स पता चलती है वो ये है कि मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 52 वीक लो के बहुत पास में है स्टॉक। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी राइट नाउ। ओके, तो मतलब इस टेबल की समरी से हमें थोड़े कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसका पता हमें बाद में लगेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट की। मतलब जब हम इन्फोएज के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन्फोएज ये कंपनी है जिनके पास naukri.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, 99 acres जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स है। naukri.com इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी फेमस। ये अराउंड 1998 से स्टार्ट हुआ था, जब इंटरनेट ही एज अ कंसेप्ट नया नया था। तो तब से लेकर अब तक naukri.com ने बहुत ही अच्छा एक मार्केट शेयर अपना बिल्ड किया है इन द रिक्रूटमेंट बिजनेस, एंड दिस इज द मेन कोर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। अब आप सबको लग रहा होगा कि इन्फोएज लिस्ट तो काफी बाद में हुआ है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है इट एक्चुअली डेट बैक्स बहुत पुराने टाइम में जाकर। अब हम बात करते हैं अपने हाइलाइट्स की, जिसमें हम एक एक रेटिंग को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एंटरप्राइज पे। एंटरप्राइज पे हमने इसको ग्रीन रेटिंग किस बेसिस पे दी है? सो naukri.com एज अ पोर्टल, इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पर इनका मार्केट शेयर इज मोर देन 70-80%, जबकि अब रिक्रूटमेंट बिजनेस में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आए हैं। इवन देन naukri.com ने जो अपना शेयर मेंटेन करके रखा है वो काफी ज्यादा है। अल्दो अगर हम बाकी सेक्टर्स में इनकी बात करें जैसे जीवनसाथी.com या फिर 99 acres, यहाँ पर इनकी कंपटीशन काफी ज्यादा है। सो इनका मेन मार्केट शेयर जो है वो naukri.com का है एंड दैट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इस बिजनेस ने इन्वेस्ट किए हैं लाइक स्टार्टअप्स, जोमैटो, पॉलिसी बाजार। इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करो। राइट। सो इन्फोएज का जो बिजनेस है दैट इज यूनिक इन दिस वे कि इन्होंने जो naukri.com से इनके जो कैश फ्लोज मिले हैं या फिर बाकी अदर बिजनेस से भी जो कैश फ्लोज मिले हैं, उनको इन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया है इन स्टार्टअप्स, जहां पर ये एक सीड फंडिंग देते हैं एंड आगे चल के अगर ये बिजनेसेस अच्छे रहे तो फर्दर राउंड्स भी ये इनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो इट इज बेसिकली अ वेंचर कैपिटल कंपनी जो एक लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है। ओके, एंड इसका कंपटीशन कैसा है? नौकरी में हमें पता है कि न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन नौकरी का जितना स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है, जीवन साथी, पॉलिसी बाजार और बाकी और जितनी भी चीजें हैं, 99 acres, इसमें इनको कंपटीशन है। करेक्ट। सो यहाँ पर जो बाकी स्पेसेस है अदर देन naukri.com, यहाँ पर इस कंपनी के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है। बिकॉज अगर हम जीवनसाथी.com से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर शादी.com जैसे और भी पोर्टल्स होते हैं। सिमिलर इज द केस विद एजुकेशनल पोर्टल्स, शिक्षा.com जहाँ पर है, एंड ऑल्सो इन द रियल एस्टेट पोर्टल्स 99 acres जहाँ पर है। सो ये सब जगहों पर इनके कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, बट देयर मेन फोकस हैज ऑलवेज बीन naukri.com। एंड इनको ग्लोबल एंटरप्राइजेस से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस इनका जो एंटरप्राइज है, मतलब इनका जो बिजनेस मोड है वो काफी अच्छा है। इसी के कारण हमने दी है इसको ग्रीन रेटिंग। अब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री की। अब हमें पता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है दैट इज ओनली इनटू डिजिटलाइजेशन। हम इंडस्ट्री के बारे में और क्या बात कर सकते हैं? सो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो सारे इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, एंड जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे ही इनके प्रोडक्ट्स को एक काफी बड़ा टेलविंड मिल रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऑलरेडी सी इन देयर नंबर्स एज वेल। सो अगर आप आईटी सेक्टर को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर एक मेन इशू जिसकी बात लास्ट 2-3 क्वार्टर से हो रही है वो है एट्रिशन। एट्रिशन ये एक प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन अगर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है तो यहाँ पर ये इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर एट्रिशन ज्यादा होगा तो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स विल बी यूज्ड मोर एंड मोर, एंड इससे naukri.com का रेवेन्यू जो है वो और भी बढ़ेगा।
अब यहाँ पे जिन लोगों को एट्रिशन के बारे में नहीं पता, एट्रिशन से सिंपली हमारा मतलब ये है वो एम्प्लॉइज किस रेट पर अपनी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। तो रिसेंटली हमने ये ट्रेंड देखा था कि आईटी सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो काफी हाई रेट पर अपनी उन कंपनीज को छोड़कर दूसरी कंपनीज में स्विच कर रहे थे। एंड Naukri.com एक ऐसा पोर्टल है जो आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के लिए नुकसान था लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट था। तो मतलब Naukri.com यानी कि InfoEdge का इंडस्ट्री भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, जिसके कारण हमने दी है उसको ग्रीन रेटिंग। अब जब हम बात करते हैं गवर्नेंस, फाइनेंस एंड वैल्यूएशंस की, वो नीचे वाले नंबर से हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि InfoEdge इतने टाइम से गिर क्यों रहा है। उसकी रेटिंग्स को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये गिरने वाला स्टॉक है। करेक्ट। सो जब ये स्टॉक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन मंथ्स में एक ऑल टाइम हाई पे था, तब किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि शायद इतना बड़ा करेक्शन आएगा। बट देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नंबर वन फैक्टर इज कि एक जनरल टेंडेंसी मार्केट में जो है वो अब ऐसी दिख रही है कि सारे स्टॉक्स ने एक काफी हेल्दी करेक्शन लिया है। अनदर पॉइंट इज कि ये कंपनी जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो मेनली स्टार्टअप्स है, वो दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ब्रंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जैसे कि हमने बात करी कि इन्होंने जोमैटो में इन्वेस्ट किया है। करेक्ट। अब ये तो एक क्या कहते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। जोमैटो का स्टॉक हम सबको पता है कि कितना ज्यादा नीचे गया है अपनी लिस्टिंग के बाद से। तो अगर वो स्टॉक नीचे गया है तो जिस कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस कंपनी को भी अफेक्ट होगा। करेक्ट। एंड सारे जो इनके स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर बेसिकली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। सो कोई भी स्टार्टअप इन एनी सेंस, इन जनरल सेंस, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क बेट होता है। सो व्हेनेवर मार्केट में ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे अब भी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है एंड देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट रिसेशन, सो ऐसे टाइम पे जो हाई रिस्क बेट्स होते हैं वही सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं। एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द रीजन फॉर द प्राइस डिक्रीज इन InfoEdge इज। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। जब भी मार्केट बढ़ती है, जरूरी नहीं है सारे स्टॉक्स बढ़े, लेकिन जब भी मार्केट गिरती है तब सारे स्टॉक्स गिरते हैं। एंड वो स्टॉक्स जो स्टार्टअप्स होते हैं या न्यू इनटू बिजनेस होते हैं, वो और भी ज्यादा करेक्ट होते हैं, यानी कि गिरते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल को भी समझने में इन्वेस्टर्स को टाइम लगता है। तो ये जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी कि वो कंपनीज बहुत ज्यादा करेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो टुवर्ड्स द एंड, मतलब मई की स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है। मतलब इस टाइम पे काफी कंपनीज ने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फॉल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों है। सो मई के जस्ट स्टार्टिंग में एक न्यूज आई थी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ जो मैनेजर्स थे उन्होंने फ्रंट रनिंग की थी, तो इसके अगेंस्ट सेबी ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तो इस वजह से हुआ ऐसा है कि InfoEdge के स्टॉक में वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर होल्डिंग among the non-promoters is with Axis Mutual Fund. They have 7.37% of holding of InfoEdge as a company as on March 2022. So जब ऐसे फंड की न्यूज आई कि इनके मैनेजर्स जो है फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे फंड पे रिडेम्पशन प्रेशर काफी बढ़ गया। जो भी इन्वेस्टर्स थे म्यूचुअल फंड में, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि इस फंड में देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस फंड, एंड बहुत सारे लोगों ने रिडेम्पशन प्रेशर डाला। So, पैसे बाहर निकालना शुरू कर। करेक्ट। सो एज अ म्यूचुअल फंड जब आप पे रिडेम्पशन प्रेशर आता है, देन यू हैव नो चॉइस बट टू सेल सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड ऑब्वियसली जो इनका इतना बड़ा होल्डिंग है दैट इज इन InfoEdge, उसमें भी इनको ऑब्वियसली काफी सेलिंग करना पड़ा होगा, जिसके वजह से जो डाउनवर्ड प्रेशर था कंपनी के स्टॉक पे वो और भी बढ़ गया इन द मंथ ऑफ मई। ओके, सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट, जनरली हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको एंड में बताते हैं, बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताना बहुत जरूरी हो गया था। एंड आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही होगी। प्लीज डू लाइक एंड सपोर्ट, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो व्हाई InfoEdge स्टॉक इज फॉलिंग एंड इज एट 52 वीक लो, तो ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। एंड जो आगे का हमारा ये है Q4 का रिजल्ट्स, वो हम आपको आगे समझाएंगे। ये एक्चुअली पेड कंटेंट है, लेकिन हमारी इस एनालिसिस के थ्रू हमने ये आपको फ्री में ही समझा दिया, तो आपके लिए तो ये विन विन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि सेल्स का ट्रेंड मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, एंड जैसे जैसे सेल्स भी ग्रो हो रही है, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट मंदार, आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर मैं इन सितंबर के नंबर्स को ऐड करूं तो ये डेफिनेटली 8402 करोड़ तो नहीं बनते। तो ये क्या मिस कर रही हूं मैं यहाँ पे? राइट। सो यहाँ पर क्योंकि एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। बट एक्सेप्शनल आइटम्स इन द केस ऑफ InfoEdge ये काफी सिग्निफिकेंट रहा है,
बिकॉज ड्यूरिंग दीज मंथ्स कंपनी ने जोमेटो के कुछ शेयर्स अपने बेचे थे जब जोमेटो ने अपना आईपीओ किया था. सो ऑब्वियसली इन्फो एज ने जोमेटो में अपनी इन्वेस्टमेंट 2011-2012 के दौरान की थी. They had a huge profit on this investment, and that profit is part of their exceptional items, and that's why it is getting reflected in their profit before tax. अब होता ये है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका पॉइंट ये होता है कि जब वो स्टार्टअप प्रॉफिट देने लगे तो उसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो. तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो वन टाइम गेन है जो उन्हें मिल रहा है, तो वो उनको अपने एक्चुअल शीट में नहीं दिखा सकते, तो वो एक्सेप्शनल आइटम्स में आता है. तो इस एक्सेप्शनल आइटम के कारण यहाँ पे हमें इतना बड़ा चेंज दिख रहा है. सो मंदार, क्या यही रीजन है पीई के इतना कम होने का? करेक्ट, एग्जैक्टली. सो पी रेशियो का अगर हम बेसिक जाने तो पी बेसिकली इज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स. सो अगर आपके अर्निंग्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने फैक्टर किया है कि दीज अर्निंग्स आर एक्सेप्शनल. इसलिए इनकी जो अर्निंग्स इंक्रीज है फिर भी इनका पी रेशियो अभी भी लो है, बिकॉज मार्केट अंडरस्टैंड्स कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ध्यान में रखते हुए ये ऐसे इंस्टेंसेस आना एक नेचुरल कॉज है. सो वैल्यूएशंस में अगर हमने येलो दिया है तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि जो इसका पीई का वैल्यू है दैट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, बिकॉज अभी ये कंपनी एक्सेप्शनल आइटम्स को अकाउंट कर रही है विच इज नॉट द करेक्ट वे टू एनालाइज द कंपनी. इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है अपने कोर बिजनेस से, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए जो कि काफी स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ उन्होंने नहीं शो करी. तो एक्सेप्शनल आइटम को देख के हमें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल से कंफ्यूज नहीं होना है. अब जब हम आगे बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो इस ट्रेंड को कंफर्म करते हैं कि जैसा क्वार्टरली ट्रेंड चल रहा है ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयरली बेसिस पे भी वही सेम ट्रेंड है. अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की. बैलेंस शीट में रिजर्व्स की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ती जा रही है. करेक्ट. तो इसके बारे में हम क्या समझते हैं, इतने ज्यादा रिजर्व्स? सो वन ऑफ द मेन रीजंस कि इस कंपनी के रिजर्व्स इतने बढ़ रहे हैं इस कि जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं एवरी ईयर के वो इवेंचुअली रिजर्व्स में फ्लो बैक होते हैं. सो दैट इज वन रीजन व्हाई रिजर्व्स आर हाई. एंड इन एनी केस जो भी एक्सेप्शनल आइटम्स इसके पहले भी बिफोर मार्च 22 अगर कंपनी ने कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम्स अर्न किए होंगे देन दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर व्हिच अल्टीमेटली गेट फ्लोड बैक टू द रिजर्व्स. सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई रिजर्व्स आर वेरी हाई. ओके, एंड द सेकंड चीज जो मुझे दिख रही है कि इसकी बोरोइंग्स है ही नहीं, यानी कि कंपनी डेट फ्री है. डेट फ्री है तो मतलब ये एक कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट हो गया. जब हम बात करते हैं इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि इसके एसेट्स की, तो वो भी हमें काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. करेक्ट. सो इससे हमें एक पता चल रहा है कि कंपनी जो अपना एक टारगेट है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इनटू सेपरेट एवेन्यूज लाइक स्टार्टअप्स, से म्यूचुअल फंड्स और व्हाटएवर, सो उस पे काफी फोकस्ड है. And we can see that in the growing trend of investments. And one more thing is कि because we saw that the borrowings are zero, that means कि company जो उनके core business से operating cash flows generate कर रही है, they are using the same to fund their investment into startups. So as an investor, it is very good. It is a excellent point कि company कहीं से borrow करके investment नहीं कर रही है, they are doing it through their own cash flows. Which is a very good plus point. Correct. अब हम आगे बात करते हैं कैश फ्लोज की. Right. तो यहाँ पे जिन लोगों को कैश फ्लो में लग रहा होगा कि अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा नेगेटिव है, 2000 करोड़ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनकी नेगेटिव है, तो इसको हम ये समझते हैं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब आप कैश को देकर कोई अपना प्रॉपर्टी या स्टार्टअप या किसी में अपना स्टेक ले रहे हो. सो आउटफ्लो है कैश का, इसलिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो हमें नेगेटिव दिख रही है. लेकिन ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि कंपनी अदर देन द फैक्ट कि वो क्या कहते हैं नौकरी और इन सब में अपना बिजनेस है, वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, यानी कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है. यहाँ पे अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो वो कंपनी की काफी स्टेबल है, लेकिन कंपनी का जो कोर फाइनेंशियल मतलब कोर बिजनेस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पॉजिटिव. करेक्ट. आगे जब हम बात करते हैं तो मंदार, हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ से क्या इन्फर करते हैं? सो यहाँ पर एक सबसे स्ट्राइकिंग थिंग ये हमें दिख रहा है कि जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज इन सिंगल डिजिट्स. इफ वी सी 3-year growth, 5-year growth, even 10-year growth is just into double digits. बट अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें देन दैट इज 40%, 60%, 30%. सो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू सेल्स की ग्रोथ. डबल ट्रिपल ही है. करेक्ट. सो इसका एक मेन रीजन ये होता है कि द कंपनी ऑपरेट्स इन एन एसेट लाइट मॉडल, जहां पर every increase in revenue is going to give an exponential increase to the level of net profits. So यहाँ पर वो काफी नजर आ रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा दिख रहा है.
एंड अगेन वन मोर रीजन इज अगेन द सेम कि जो एक्सेप्शनल आइटम्स रहे हैं इनके पहले दैट हैव बीन अकाउंटेड इनटू द प्रॉफिट्स, सो वो भी एक रीजन है. सो वी कैन सी कि एसेट लाइट मॉडल जो प्ले आउट हो रहा है, द ऑपरेटिंग लेवरेज जो कंपनी को मिल रहा है वो हमें प्रॉफिट की ग्रोथ से काफी स्ट्राइकिंगली नजर आ रहा है यहाँ पर. एसेट लाइट मॉडल्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो हमारा फिक्स्ड इनकम है ना, जो हम फिक्स्ड रेंट पे करते हैं या जो भी कोई एसेट से रिलेटेड हमारी जो चीजें हैं वो इसमें बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हमें ग्रोथ ज्यादा दिखता है. एंड ऑल्सो एसेट लाइट मॉडल्स के ऊपर या एसेट लाइट कंपनीज के ऊपर हमारे चैनल ने एक डिटेल्ड वीडियो की है जिसका थंबनेल आपको यहाँ दिख रहा होगा एंड आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू हैव अ लुक, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ये समझने के लिए कि एसेट लाइट कंपनीज हम किन की बात कर रहे हैं एंड उनका मॉडल कैसे होता है. Now I move on to ratios. अब हम जब बात कर रहे हैं कि एक एसेट लाइट मॉडल है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज, जैसे हमने IEX में भी बताया कि वो भी एक एसेट लाइट मॉडल था, तो इसके लिए भी रेशियोज जो इंपॉर्टेंट हैं दैट इज ROCE, ROE एंड ROA. इससे हम क्या इन्फर करते हैं? So यहाँ पर भी the ratios are in similar range to what we saw in IEX. So asset light model जो है वो यहाँ पर काफी again दिख के आ रहा है, क्योंकि यूजुअली ये रेशियोज जो होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अराउंड 10-15% के रेंज में होते हैं. यहाँ पर दे आर एट 40s 50s. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग रिटर्न वाइज कि यहाँ पर एक एसेट लाइट मॉडल जो है वो एक काफी क्लियर एक ट्रेंड दिखा रहा है कि द कंपनी इज रियली एसेट लाइट, जहाँ पर ये स्केल कर पा रहे हैं विदाउट यूजिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल. विच इज ग्रेट. मेजर शेयर होल्डर्स में पता चलता है कि फॉरेन प्रमोटर्स तो इनकी कोई भी नहीं है, लेकिन जितने भी इंडियन प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि इंडियन प्रमोटर्स के हिसाब से कंपनी इज डूइंग अ गुड जॉब. अगर हम DIIs और FIIs का डेटा भी देखें तो वो भी काफी स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा स्टेक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है. शेयर होल्डर्स में भी हमें शेयर होल्डर्स के इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कोई मेजर सेलिंग या बाइंग तो नहीं करी. एंड इस कंपनी के केस में हमें कोई भी ऐसा मेजर बायर या सेलर नहीं दिखता, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी इस फ्रंट पे भी कंफर्टेबल है. एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ कंपनी के साथ क्या हुआ वो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड बाकियों में भी हमें ये पता चलता है कि कंपनी में किस फंड में उनका कितना स्टेक है एंड वो कितनी इंपॉर्टेंट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, जिसमें हमें पता चलता है कंपनी के डिविडेंड, बोनस, राइट एंड स्प्लिट के बारे में. मतलब मेरा तो ये मानना है कि जितना कंपनी के पास रिजर्व्स है, जितने कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, वो जितना डिविडेंड दे रहे हैं वो बहुत कम है. उनको अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए. और इसका एक रीजन मैं ये भी समझती हूँ कि वो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत रिस्की कंपनीज हैं, तो उसमें उनको जितना रिटर्न आएगा वो काफी मतलब वॉलेटाइल हो जाता है. वेरस डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो इनको एक श्योरिटी प्रोवाइड करती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी को ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. लेकिन इन्फोएज के केस में द थिंग इज कि द कंपनी हैज ऑलवेज बीन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्हें स्टार्टअप्स या फिर कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते रहनी है. सो अगर ऐसी कंपनी डिविडेंड से ज्यादा अपना कैश अगर दे देती है, देन दे डोंट हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज टू इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स. सो जहां तक रिस्क की बात आती है, then any investor who is considering investing in InfoEdge should know कि he or she should have the risk appetite that matches what InfoEdge is doing. क्योंकि as an investor in a stock like InfoEdge, you should know कि ये company risks ले रहा है. That is the core of investing in a company like InfoEdge. So in fact अगर ये कंपनी ने डिविडेंड अगर ज्यादा देना शुरू कर दिया, then the existing investors will feel कि शायद कंपनी के पास अल्टरनेट एवेन्यूज नहीं है टू इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर मनी. एंड जो एक रिस्क का जो एक क्राइटेरिया होता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए, दे स्टार्ट टू थिंक कि मे बी दिस कंपनी इज नॉट रियली फिटिंग माई रिस्क एपेटाइट. जहां पर आई इन्वेस्टेड कि कंपनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे, ज्यादा रिस्क ले, बट कंपनी इज ट्राइंग टू क्लॉ बैक ऑन दैट स्टैंड ऑफ देयर्स. सो यहाँ पर एक हमें अंडरस्टैंड करना है कि द काइंड ऑफ investor that you need to be to invest in a company like InfoEdge, you have to understand that the company is going to take risks, they are going to pay lesser dividends. So that is how I would look at a company like InfoEdge. So इससे हम ये इन्फर करते हैं कि आई एम लाइक अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जिसको ये पता है कि यार मेरे को एक फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए डिविडेंड के थ्रू, कंपनी जो मर्जी कर रही हो. बट मंदार हैज अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको इस InfoEdge के स्टॉक से दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज जानने को मिले, बट अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स. अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट वैसी है, बिकॉज एज दे से मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड, बट अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, InfoEdge इज द स्टॉक फॉर यू. यू नीड टू ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, वेट करना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल को और बेहतर तरीके से समझना चाहिए. लेकिन आप कंजर्वेटिव है तो आई थिंक आपको दोबारा एक सेकंड थॉट देनी चाहिए ऑफ वेदर यू शुड हैव InfoEdge इन योर
portfolio or not. So for more similar content, do subscribe to Stockometer Plus. You can use the code AK40 to get 40% discount on this product. एंड ये कूपन कोड है अवेलेबल फॉर 1 ईयर. डू नॉट मिस योर चांस. आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा. एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि हम और कौन से स्टॉक्स आपके लिए एनालाइज करें. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच. Thank you.